how are you? Hope you all are good, well, happy and healthy. बच्चों, आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और हमेशा की तरह अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नया पाठ 7 है डाके की कहानी। पिछली बार हमने पढ़ा था चिट्ठी का सफर। चिट्ठी के सफर में हमने चिट्ठी के बारे में बहुत सारी चीजें जानी थी कि चिट्ठी कैसे कैसे जो है चिट्ठी का सफर शुरू हुआ और वह कैसे जो है चिट्ठी को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है। ठीक है, उसमें हमने पूरा पढ़ा था कि पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी और जब पिन कोड की शुरुआत क्यों हुई थी। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हमने उस पर पढ़ी थी और आज हम पढ़ रहे हैं डाके की कहानी, यानी कि उन चिट्ठियों को ले जाने वाले जो होते हैं, जो उन चिट्ठी पत्रों को जो भी हम संदेश भेजते हैं उनको जो है उस पते तक पहुंचाने का काम जो करते हैं उनको कहते हैं डाकिये। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ते हैं डाके की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। कंवर सिंह कौन है? वह डाकिया है जिनको जो है पुरस्कार मिला हुआ था और उनसे उनका जो साक्षात्कार लिया, जिसको आप अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं, उनसे साक्षात्कार लिया था किसने? प्रतिमा सिंह जी ने। ये जो प्रतिमा सिंह हैं इन्होंने साक्षात्कार लिया और उनके लिए ये साक्षात्कार पर आधारित यह पाठ है। और तो आज हम जो है इस पाठ के बारे में पढ़ते हैं डाकिये की कहानी। किसकी? कंवर सिंह। कंवर सिंह कौन थे? डाकिये थे। ठीक है, आज जो है उन्हीं की जुबानी में जो है उनकी हम कहानी पढ़ते हैं। और यह जो साक्षात्कार लिया था, जिसको आप अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं, वह लिया था प्रतिमा सिंह ने। और जो है उन्हीं के साक्षात पर आधारित यह पाठ है। और जो है हम समझेंगे कि जो है जो डाकिये होते हैं उनको क्या क्या कार्य करना पड़ता है और उस कार्य को करने में उन्होंने क्या किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों, सबसे पहले किसी भी पाठ को समझने के लिए उस पाठ में आए हुए कठिन शब्द और उन शब्दों के अर्थ समझना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, और इस पाठ को हम आप लोगों की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में पढ़ेंगे। पहले भाग में आज हम पढ़ेंगे इनके कठिन शब्दार्थ और उसके बाद आधा पाठ, उसके बाद जो है आधा हम अगले भाग में पूरा करेंगे, जिससे कि आपको जो है काम का बोझ ज्यादा ना हो और जो है आपका सब काम आसानी से हो जाए। तो बच्चों, अब हम देखते हैं सबसे पहले इसमें आए हुए कठिन शब्द। कठिन शब्द जो होते हैं यह जो है आपको लिखना इन्हें आना चाहिए और जो है सही तरीके से उच्चारण करना भी आना चाहिए। इसका आपको अभ्यास करना है। जब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इनको लिखेंगे तो बोलते हुए इनको लिखेंगे। इनको लिखने का और जो है बोलने का आपको अभ्यास करना है। सबसे पहला है हमारा ग्रामीण। ग्रामीण में कौन सा ड आता है? इसमें जो है बहुत सारे जो अंग्रेजी माध्यम के जो बच्चे होते हैं वह कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि वह जो है उन्हें पता नहीं चलता है कि कैसे लिखें और जो है गांव में र की मात्रा कैसे लगेगी। तो जो है यह ऐसे। ठीक है, ग्रामीण। उसके बाद आता है चिट्ठी। ठीक है, चिट्ठी कैसे लिखना है यह भी आपको आना चाहिए। और है एक है आपका रजिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्री जो आपकी किताब में लिखा है रजिस्ट्री लिखा है और रजिस्ट्री ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ रजिस्ट्री। ठीक है, यह भी रजिस्ट्री होता है, लेकिन आपकी किताब में ऐसे लिखा गया है, एनसीईआरटी की किताब है। तो बच्चों, हम जो है इसको ऐसे ही लिखते हैं अभी। ठीक है, उसके बाद आता है नियुक्ति। नियुक्ति कैसे लिखा जाएगा? उसमें य में उ की मात्रा छोटी होगी, बड़ी होगी और जो है नी कैसी होगी, आप लोगों को इसका जो है अभ्यास करना है और जो है नियुक्ति आपको बोलना भी आना चाहिए। उसके बाद है हमारा इंतजार। ठीक है, इंतजार के बाद आता है हमारा किन्नौर। किन्नौर, किन्नौर नहीं बोलेंगे, किन्नौर है वो। ठीक है, उसके बाद है हमारा पोस्ट ऑफिस और लास्ट है हमारा कठिन शब्द में प्रशस्ति पत्र। बच्चों, इनको आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ और सुंदर सी लेख में लिखना है और इनको बोलने का अभ्यास भी करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम शब्द अर्थ की तरफ। ठीक है, शब्द अर्थ। किसी भी पाठ को समझने के लिए उस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ समझना सबसे जरूरी है। तो देखिए, पहले है यहाँ पर गुनगुनी। गुनगुनी का मतलब हल्का गर्म, हल्की सी गर्मी। ठीक है,
जैसे आप जो है जब जाड़ों के दिन होते हैं, आप जब छत में बैठते हैं, वहां पर हल्की सी गर्मी गुनगुनी धूप आई रहती है, तो ऐसे ही जो है जब जो है गुनगुनी सी थोड़ी सी हल्की गर्मी होती है तो उसको कहते हैं गुनगुनी। फिर उसके बाद आता है जरिया। जरिया का मतलब होता है उसके माध्यम से, यानी कि वो इस साधन से, ठीक है, उसका मतलब होता है जरिया। ये फारसी का शब्द है, तो जौ में जो है यह बिंदु लग जाता है क्योंकि यह जो है फारसी का शब्द है, ठीक है। उसके बाद आता है वेतन। वेतन का मतलब होता है तनख्वाह, सैलरी, ठीक है, जिसको आप सैलरी बोलते हैं अंग्रेजी में। यानी कि जीवन यापन करने के लिए जो भी हम कार्य करते हैं उसके बदले जो हमें जीवन यापन करने के लिए जो धन मिलता है, जो भी पैसा मिलता है, रुपया मिलता है, वो होता है हमारा वेतन, ठीक है। वेतन, तनख्वाह या सैलरी। उसके बाद आता है असाधारण। एक होता है साधारण, उसके बाद आता है असाधारण। साधारण मतलब मामूली सा, ठीक है, लेकिन जो है जो असाधारण, असाधारण का मतलब होता है जो साधारण न हो, जो मामूली न हो, जो आम बात न हो जिसमें, वह जो है होता है हमारा असाधारण। उसके बाद आता है पेंशन। पेंशन बच्चों, जब कोई कहीं पर नौकरी करता है और जब वह अपने उस नौकरी में उम्र अपनी पूरी कर लेता है, उसके बाद जब वो रिटायरमेंट आता है, रिटायरमेंट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेवानिवृत्त होता है। जब वह उसके बाद जो उसको पैसा मिलता है उसको जो है पेंशन कहते हैं, ठीक है। उसकी सेवा के बदले में जो उसके बाद भी जब वो घर आ जाता है उसको जो पेंशन मिलती है उसी को ही हम कहते हैं पेंशन। जो वह रुपया मिलता है उनको, उसको पेंशन कहते हैं। फिर उसके बाद है गैंग्रीन। गैंग्रीन एक तरह का रोग होता है जो है बर्फ में ज्यादा ठंडों में यदि कोई व्यक्ति रहता है तो उसके जो है वह अंगुलियां में बीच में पकने लगता है तो उसको कहते हैं गैंग्रीन, ठीक है। एक रोग का नाम है गैंग्रीन, ठीक है। उसके बाद आता है प्रशस्ति पत्र। जैसे आप लोगों को कोई मेडल मिलता है, कोई जो है सर्टिफिकेट मिलता है तो उसको कहते हैं हम प्रशस्ति पत्र, यानी कि तारीफ का पत्र। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा और जो पत्र मतलब उसकी प्रशंसा का कोई पत्र, ठीक है, यानी तारीफ या बधाई का पत्र। उसके बाद बच्चों ये एक आता है मुख्यालयों। मुख्यालयों की भी आप जो है इसको कठिन शब्द में इसको लिख लीजिएगा क्योंकि यह भी थोड़ा सा कठिन है, तो इसको भी आप यहाँ पर लिख लीजिएगा मुख्यालयों में, ठीक है। मुख्यालयों का मतलब होता है प्रधान कार्यालय, यानी कि जहाँ पर किसी चीज का मुख्यालय है। जैसे हमारा स्कूल है, हमारा स्कूल जो है लामाचौल में है, उसका जो प्रधान कार्यालय कहाँ पर है, ऊंचापुर में है, तो वह जो है उसका मुख्यालय हो गया। ऐसे ही बहुत सारे जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वह जो है एक जो है बड़े पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत आते हैं, वह तो जो है वह उसका मुख्यालय होता है। तो बच्चों ऐसे ही जो है जो प्रधान, जो मेन ऑफिस होता है, जो प्रधान कार्यालय होता है उसको कहते हैं मुख्यालय। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया। तो अब हम पढ़ते हैं इस पाठ को, ठीक है। इस पाठ को आज हम आधा पढ़ेंगे और यह एक साक्षात्कार है। इसमें जो है जो प्रतिमा शर्मा जो प्रतिमा शर्मा है, यह जो शर्मा है, जो प्रतिमा शर्मा है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इंटरव्यू लिया है, यानी कि इन्होंने उनका साक्षात्कार लिया है। तो कैसे कैसे साक्षात्कार लिया, सबसे पहले तो वह जहाँ पर बैठे हुए हैं और वह कैसी जगह है, वहाँ का वातावरण कैसा है, इस चीज के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद उन दोनों की वार्तालाप होती है जिसमें वह जो उनका साक्षात्कार देते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं और वह उत्तर देते हैं उनके पूछे गए प्रश्नों का। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं इसको। शिमला की माल रोड का जनरल पोस्ट ऑफिस है, यानी कि ये कहाँ की बात है, हिमाचल प्रदेश का शिमला। हिमाचल प्रदेश में शिमला है जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं गर्मियों की छुट्टी में, वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ नैनीताल में जाते हैं वैसे ही हिमाचल प्रदेश का एक शहर है शिमला, ठीक है। हमारे यहाँ है ना माल रोड, जब हम जो है नैनीताल जाते हैं तो वहां पर माल रोड है, वैसे ही शिमला में भी माल रोड है, ठीक है। शिमला की माल रोड का जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है, यानी कि जो चिट्ठी पत्रियां आई हुई हैं उनको छांटने का काम चल रहा है उस पोस्ट ऑफिस में। वो पोस्ट ऑफिस का है शिमला, शिमला के माल रोड में जो एक जनरल पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। सुबह के 11:30 बजे हैं, खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है, यानी कि खिड़की से जो है
जो गरम गरम जो धूप है वह जो आ रही है और वहां पर जो है चिट्ठी छटाई का काम चल रहा है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। इस गुनगुनी धूप का आनंद लेते हुए 2 महिला पैकर, पैक मतलब जो चिट्ठियों को छांट करके जो पैक करती हैं, ठीक है, वह और महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रही हैं। और वहां पर जो 2 महिला पैकर हैं, जो डाकिया हैं, वह भी डाक छांटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है, यानी कि वो जो लेखिका हैं उनका नाम है क्या, प्रतिमा शर्मा। वह जो है कह रहे हैं कि वहीं पर जो है मैंने सरकार से जिनको जो है पुरस्कार मिला था, ऐसे जो है जो डाकिया थे कंवर सिंह, उनके काम के लिए, उनके अच्छे काम के लिए उनसे मैंने बात की है। देखिए वही बात आगे दी जा रही है, यानी कि जो मैंने उनका इंटरव्यू लिया था वही इंटरव्यू जो है आगे इस पाठ में है। अब आप उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपका शुभ नाम कौन पूछ रही है, प्रतिमा शर्मा, ठीक है। मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूं। मेरी उम्र 45 साल है। यानी कि वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरा नाम कंवर सिंह है, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नरेवा गांव का रहने वाला हूं, नरेवा गांव का निवासी हूं। मेरी उम्र 45 साल है और अपनी उम्र बताते हैं 45 साल है। आपके परिवार में कौन कौन है उनके बारे में कुछ बताइए। और फिर उसके बाद जो साक्षात्कार दे रही हैं वो उनसे पूछती हैं कि आपके परिवार में आपके अलावा और कौन कौन है उनके बारे में बताइए। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था, वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बच्चों, पहाड़ का जीवन बहुत कठिन होता है, बहुत संघर्षपूर्ण जीवन होता है। वह कहते हैं कि मेरे अभी 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का, लेकिन 1 लड़का और था जो पहाड़ से लकड़ियां लाते समय पैर फिसलने से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई, ठीक है। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? फिर वो कहते हैं, उनको सांत्वना देते हैं कि आपके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमें दुख है। क्या आपकी जो जगह है जहां आप रहते हैं वहां पर ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं? जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है, यानी कि ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहते हैं। यह कोई जो है नई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, असाधारण नहीं है, साधारण सी बात है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। बच्चों, वह कहते हैं कि हाँ, यह जो है कोई जो है असाधारण बात नहीं है, साधारण आम बात है। यहाँ पर जो घास काटने के लिए ढलानों में जो महिलाएं जाते हैं, कई सारी साल में जो है कई सारी महिलाएं जो है उन ढलानों से गिर के घास काटते हुए मर जाते हैं। और जो है कई सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर जो है अभी भी जो है हम जो है पैदल ही जाते हैं, वहां पर आवागमन का और कोई साधन नहीं है और हमें ऐसे रास्तों से जाना ही पड़ता है, क्योंकि और कोई दूसरे रास्ता है नहीं, दूसरा चारा है नहीं। हमको ऐसे ही जाना पड़ता है अपनी जान को जोखिम में डाल करके, क्योंकि करना तो है ही, रहना तो है ही, जीवन तो यापन करना ही है, ठीक है। पहुंच जाते हैं। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। वो कहते हैं कि हिमाचल में, क्योंकि वह जो पहाड़ी एरिया है, वहां पर जो है हजारों ऐसे गांव हैं जहां पर जो है सिर्फ पैदल चलकर ही जाया जा सकता है, क्योंकि वहां पर और आने जाने का कोई साधन नहीं है। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते हैं? स्वाभाविक सी बात है, जब ऐसे रास्ते हैं तो बच्चे ऐसे रास्तों से पढ़ने कैसे जाते हैं? फिर वो कहते हैं, मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, बेटा 10वीं में पढ़ता है। तो वो बताते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं वह जो है गांव से 5 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाते हैं और पैदल ही जाते हैं। 5 किलोमीटर, कितना जो है संघर्षपूर्ण जीवन होता है बच्चों। हमने भी जो है बचपन में जो है जब पढ़ाई की है अपने गांव में, तो हम लोग भी 4.5 किलोमीटर सुबह जो है पैदल जाया करते थे गांव के स्कूल में, ठीक है। वहां पर जो है
इतने पास पास स्कूल नहीं होते हैं। एक घर यहाँ होता है तो एक घर जो है 5 किलोमीटर दूर होता है, 3 किलोमीटर दूर होता है, और जहाँ पर ज्यादा घर होते हैं वहीं पर जो है वो स्कूल होता है। तो ऐसी जगह जो गांव में जो लोग पढ़ते हैं वह बहुत जो है संघर्ष में अपनी पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई स्कूल जाते समय भी उनको बहुत जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपके घरों में ही यहाँ पर बसा आते हैं, आप लोग कितने भाग्यशाली हैं। लेकिन आपको इसको जो है अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलना है, खूब पढ़ाई करके, ठीक है। फिर वह कहते हैं कि 5 किलोमीटर दूर है, मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, एक ने 12वीं पढ़ा है, और जो है एक जो तीसरी वाली है वह 12वीं में पढ़ रही है, और जो छोटा बच्चा है वह जो मेरा लड़का है वह 10वीं में पढ़ रहा है। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? वह जो है फिर पूछती हैं कि जहाँ पर आप काम करते हैं, जिस पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, वहां पर आपके सिवा और कौन कौन लोग हैं, कितने लोग हैं? क्या अभी भी वहां पर आपको डाकिया कहकर ही बुलाया जाता है? पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था, यानी कि पहले मैं ग्रामीण क्षेत्र में डाक बांटा करता था, मैं ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूँ, यानी कि अब मैं डाक नहीं भेजता, अब मेरा जो है क्या हो गया, प्रमोशन हो गया है, यानी कि पदोन्नति हो गई है। और अब मैं क्या बन गया हूँ, अब मैं पैकर बन गया हूँ, यानी कि जो डाक आती है उनको छांट करके पैक करता हूँ। अब जो है बांटने का काम मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। हाँ, पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। लेकिन जो है मैं जो है पैकर तो बन गया हूँ, अब मैं डाक जो है बांटने का काम तो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी पोस्ट नहीं बढ़ी, अभी भी वही जो है नीली वर्दी वाला ही डाक सेवक हूँ, ठीक है। फिर है उसके बाद डाक सेवक को करना क्या क्या होता है। फिर जो है जो प्रतिमा शर्मा है वह पूछ रहे हैं कि जो एक डाक सेवक होता है उसको क्या क्या करना होता है। तो देखिए क्या करना पड़ता है। फिर वो पूछते हैं मुझे बहुत कुछ करना होता है, चिट्ठियां, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव गांव जाता हूँ। तो कहते हैं कि मुझे क्या करना पड़ता है। देखिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है, जैसे चिट्ठी आती है, जो रजिस्ट्री आती है, रजिस्ट्री वो होती है चिट्ठियां जो है रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है। और फिर जो है पत्र यानी कि वही चिट्ठियां पत्र, पार्सल में जब कोई सामान आता है डाक के माध्यम से, कोई चीज आप अगर भेजना चाहते हैं किसी कहीं पर, वो जो पार्सल होता है, ठीक है। बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन, और जो बूढ़े लोग होते हैं जो पहले कहीं सरकारी नौकरी कर चुके होते हैं, और जो है फिर वो रिटायरमेंट के बाद उनकी जो पेंशन लगी होती है, उनकी पेंशन को बांटने के लिए भी मुझे गांव गांव छोड़ने के लिए जाना पड़ता है। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। फिर वो कहते हैं कि क्या अभी भी यह काम आपको करना होता है? क्योंकि अब तो जो है जो सूचना के जो माध्यम है बहुत सारे वो जो है परिवर्तन हो गए हैं। अब जो है ईमेल का माध्यम है, ठीक है, संदेश के लिए फोन है, मोबाइल फोन है, तो आपको अभी भी यह चिट्ठी पत्रिका काम करना पड़ता है। फिर देखिए वो क्या कहते हैं, शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हों, जैसे फोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। यानी कि वह कहते हैं कि भले ही शहरों में जो है फोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह हैं, लेकिन जो है गांव में आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जो माध्यम है, जो जरिया मतलब माध्यम है, वह क्या है, डाक ही है। इसलिए गांव के लोग डाके का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। इसलिए गांव के लोग जो डाक बाबू होते हैं उनका जो है बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। जो पोस्टमैन होते हैं उनका बहुत ज्यादा आदर करते हैं, क्योंकि वह जो है उनके प्रियजनों का संदेश लेकर के उन तक जाते हैं और उनके संदेशों को उनके प्रियजनों तक पहुंचाते हैं। इसलिए वह उनका बहुत आदर करते हैं, सत्कार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाक का इंतजार करते हैं, और जो है वह अपने प्रियजनों का पत्र पाने के लिए, उनके संदेश पाने के लिए जो है वह जो डाकिया होता है उसका इंतजार करते हैं। तो बच्चों यहाँ तक हम पढ़ते हैं आज, और उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे अगले भाग में। तो आप लोग इसको ध्यान से, जब हम जो है गूगल मीट में कल पढ़ेंगे, तो आप लोग इसको एक बार जब आप वीडियो देखेंगे, इसमें जो भी आपको चीज नहीं आ रही है उसको आप नोट करिएगा, और गूगल मीट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।